Slowly moving ice maps masses downslopes under the impact of gravity is called glaciers. Glaciers क्या होते हैं? जो धीरे धीरे डाउन स्लोप्स पर जाते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पत्थर, उनको कहते हैं ग्लेशियर्स, जो कि ग्रेविटी के कारण डाउन स्लोप्स पर आते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं. ओके, द ग्लेशियर्स जनरली गिव बर्थ टू द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड्स, द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ लोलैंड एरियाज. ग्लेशियर्स दो चीजें बनाता है. क्या बनाता है? पहली, ये हाईलैंड्स बनाता है जहां पर कि इरोजन होता है. ठीक है, यानी ग्रेविटी के कारण ऊपर से चीजें नीचे बहकर आती हैं, या गिरती हैं, या टूट कर आती हैं. ठीक है. दूसरी चीज, लोलैंड एरियाज जो है वहां पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, यानी चीजें इकट्ठी होती हैं. ग्लेशियर इरोड्स इट्स वैली बाय प्लकिंग स्टोन्स एंड सॉइल्स. ग्लेशियर्स अक्सर अपनी वैलीज को इरोड करते हैं, यानी काटते हैं, उनमें छटाव होता रहता है, क्योंकि वो स्टोन्स को प्लग करते हैं सॉइल माउंटेन्स से. इसके अलावा सॉइल को भी वो अलग करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ग्लेशियर्स जो हैं उनमें अक्सर कटाव होता रहता है. तो चाहे रिवर्स हो, चाहे आइस के नीचे जो मिट्टी है वो गिरे, तो उसकी वजह से इरोजनल वर्क होता है. इन ग्लेशियर्स द मूवमेंट ऑफ आइस इज अनइक्वल. ग्लेशियर्स, कौन है जो बोल रहा है? विनीत, माइक बंद करिए अपना. प्रवीण, आपने लीव करके आपने कपड़े नहीं चेंज किए? लीव करिए आप. सर प्लीज आप दिखाओ ना मुझे, आपने पहन के दिखाए? दिखाइए पहन के आप. प्रवीण चौधरी, क्लास में क्यों ज्यादा बदतमीज हैं आप? एक मिनट उर्मिला मैम, जस्ट वेट. आप ज्यादा बदतमीज हैं, समझ में नहीं आता है आपको क्या कहा जा रहा है आपसे? ओके मैम, कंटिन्यू. इसे रिमूव कर दिया है मैंने. कंटिन्यू करिए आप प्लीज. इरोजनल वर्क. नेक्स्ट आता है इरोजनल वर्क. इरोजनल बेटा, इरोजन से मतलब क्या होता है? किसी भी लेयर का, चाहे वो सैंड हो, चाहे आइस हो, उसका अपनी प्लेस से मूव हो जाना. ठीक है, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, वो कहलाता है इरोजन. तो ग्लेशियर्स के अंदर जो इरोजन होता है वो किसका इरोजन होता होगा? आइस का, क्योंकि ग्लेशियर्स वो माउंटेन है जो आइस से कवर रहते हैं. ठीक है. इन ग्लेशियर्स द मूवमेंट ऑफ आइस इज अनइक्वल. ग्लेशियर्स के अंदर जो इरोजन का वर्क होता है आइस का, दैट इज अनइक्वल. कहीं पर बहुत ज्यादा इरोजन होता है और कहीं पर कम होता है. The top of the ice moves much faster than its bottom, and the ice in the center also moves faster than the ice along the sides of the glaciers. जब माउंटेन होते हैं ग्लेशियर्स, जो आइस से कवर होते हैं, तो ऊपर की जो टॉप की जो आइस होती है ग्लेशियर्स की, वो ज्यादा फास्टर मूव करती है बजाय डाउन के. जो नीचे जो बिल्कुल अर्थ के लेयर्स के पास आ जाते हैं, वो वाले माउंटेन्स की आइस कम मूव करती है, बल्कि जो माउंटेन्स टॉप में होते हैं आइस, वो ज्यादा मूव करती है. ओके, इसी तरह से जो सेंटर माउंटेन का जो सेंटर होता है, उस सेंटर की आइस ज्यादा तेजी से फास्टर मूव करती है, और जो साइड्स वाली आइस होती है, ग्लेशियर्स के साइड कॉर्नर्स की जो आइस होती है, वो स्लो मूव करती है. ओके, अक्सर जब भी आइस स्प्लिट होती है माउंटेन्स से, क्योंकि अनइक्वल मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर. ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो पेज नंबर 30 पर कुछ आपको क्रैक्स नजर आ रहे होंगे व्हाइट कलर की लेयर के ऊपर, हल्के हल्के, है ना? तो इस तरह के क्रैक्स पड़ जाते हैं. इन क्रैक्स को बोलते हैं क्रीवासेस. ओके, इन क्रैक्स को बोलते हैं क्रीवासेस, जो कि जब भी आइस मूव होती है माउंटेन से, तो क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइस का, इसकी वजह से वहां पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिनको क्रीवासेस बोलते हैं. यस मोहन. नेक्स्ट आते हैं सर्क्यू. व्हाट इज सर्क्यू? A cirque is an armchair shaped depression with a steep black wall.
सर्क्यू एक आर्म चेयर शेप, आर्म चेयर मतलब जिस तरह से आप बैठते हो ना, इस तरह के शेप का एक ब्लैक वॉल गहराई में होता है। ये अक्सर सर्कुलर या ओवल शेप में हो सकता है और ये माउंटेन्स के ऊपर नजर आते हैं। ये अक्सर नियर द समिट रीजन्स। इट इज फॉर्म ड्यू टू डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। अक्सर जब दरारें होती हैं माउंटेन्स के बीच में, तो वहां पर जो आइस है वो नीचे की तरफ डाउन स्लोप्स में चली जाती है, तो जिसकी वजह से ये सर्क्यूज बन जाते हैं, जो जिनके ऊपर जब बर्फ जम जाती है तो वो हमें नजर नहीं आते। ठीक है, तो अक्सर जब भी माउंटेनियर्स जो चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, वो अक्सर अगर वो नहीं अंदाजा लगा पाते कि यहाँ पे सर्क्यूज हैं, तो वो उनके बीच में गिर जाते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म due to the downslope movement of glaciers and the intensive shattering of upland slopes। क्योंकि डाउनफॉल मूवमेंट होता है ग्लेशियर्स का और काफी ज्यादा लैंड स्लोप्स जब ऊपर के हिलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग ऑपरेट्स ऑन अ ब्लैक back wall, thus making it steep, and the movement of ice but stray floor it makes it smooth। और काफी steep यानी गहरे हो जाते हैं ये, और इन जो आइस यहाँ पर पाई जाती है वो अक्सर स्मूथ होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डिपोजनल वर्क। इरोजनल वर्क समझ गए आप? इरोजन यानी एक फर्स्ट वाले पे आपने पढ़ा जहां पर कि इरोजन हो रहा था आइस का। ठीक है, ऊपर से नीचे आइस इरोज होते हुए आ रही थी, और सर्क्यूज के अंदर वो आइस और अंदर माउंटेन्स में जहां पर प्लेस होती है, उस प्लेस में वो डिपोजिट होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है डिपोजिशनल वर्क। माउंटेन्स के अंदर मोरेन्स होते हैं। मोरेन्स आर द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर्स। जैसे कि कुछ मटेरियल्स ग्लेशियर्स अपने साथ लेके जाते हैं, छोटा या बड़ा, कैसे भी रॉक्स हो सकते हैं उसके अंदर, सैंड, सिल्ट, ये सभी डिपॉजिटेड हो जाती है एक जगह पर। ठीक है, जब भी माउंटेन्स जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स होता है, तो अपने साथ डिपोजिशनल वर्क करते हैं। तो डिपोजिशनल वर्क में वो बड़े और छोटे रॉक्स को लेकर जाते हैं, इसके अलावा सैंड, सिल्ट, ये सब डिपॉजिट होती हुई जाती है। ठीक है, दिस डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मोरेन्स। तो ये जब एक जगह पर इकट्ठे होते जाते हैं तो ये बनाते हैं मोरेन्स। These are the ridge-like depositional features of glacial tile. They can be dragged when the glacier melts। ये रिज यानी एक पहाड़ी की तरह से होते हैं। ये जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं वैसे वैसे ये खत्म होते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी करंट्स और वेव्स। वर्क ऑफ सी करंट्स और वेव्स मतलब जो ओशियंस की जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, उनका क्या काम होता है। सी करंट्स या वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स ऑफ कोस्टल इरोजन। सी करंट्स और वेव्स बेटा कहाँ पर पाई जाती होंगी आपको मालूम है? ओशियंस के अंदर। वेव्स यानी लहरें ओशियंस में होती हैं। तो अक्सर जितना भी इरोजनल वर्क है, समुद्र कभी भी अपने अंदर, ओशियंस कभी अपने अंदर कुछ नहीं रखता। ओशियन में से सारी चीजें बाहर जाती हैं। ठीक है, तो ओशियन का जितना भी इरोजनल वर्क होता है वो सारा का सारा ओशियंस के किनारे पर डिपॉजिट होता जाता है। एंड इस तरह से ओशियंस का इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क बर्थ देता है वैरायटी ऑफ कोस्टल लैंडस्केप्स को। ठीक है, जैसे जैसे ओशियंस के किनारे पर चीजें डिपॉजिट होती जाती है, वैसे वैसे उस कोस्टल एरियाज पर डिफरेंट तरह के लैंडस्केप्स बनते जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी इरोजन की वजह से कौन कौन से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके, चाहे वो ओशियन से हो रहा हो, चाहे वो माउंटेन से हो रहा हो। ओशियंस के लहरों के कारण भी, जैसे अब पानी से दबाव बहुत प्रेशर होता है वाटर के अंदर, तो जब ओशियंस की जो वेव्स होती है ना, उससे इतना प्रेशर पड़ता है कि आप देख सकते हो पेज नंबर 31 के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो बने हैं, उनके डायग्राम्स आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले है क्लिफ। क्लिफ क्या होता है? अ क्लिफ हैज अ स्टीप स्लोप फेसिंग द सी। क्लिफ
माउंटेन में से ही बनता है, जो कि स्टीप स्लोप होते हैं, यानी बहुत गहराई होती है, उसमें ढलान होती है, और ये समुद्र की तरफ होता है। इन द बिगिनिंग द सी वेव्स कट्स अ ग्रूव इन द रॉक एट द सी लेवल। दिस ग्रूव कीप्स ऑन वाइडनिंग व्हेन द पैसेज ऑफ टाइम। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब क्लिफ बनता है तो जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली काटती रहती है, जमीन जो पानी के अंदर से नीचे से माउंटेन्स को कट करती है, ठीक है। धीरे धीरे काफी टाइम के अंदर ये जो कटाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिससे कि एक इस तरह से एक ढलान आ जाता है। जैसे मान लो आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर, डायग्राम में आप देखो, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से एक किनारा बाहर निकल रहा है, और सी वेव्स के कारण ये वाला जो एरिया है वो कटता चला गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया एक कोने की रूप में बाहर निकल आया है, ठीक है। इसे कहते हैं सी क्लिफ, जो कि जिसका फेस ओशियन की तरफ होता है, यानी जो इसकी किनारा जो होता है, जो ऊपर से पतला होता है और जो अंदर से नीचे से पतला होता है और ऊपर से चौड़ा होता है, इसका फेस ओशियन की तरफ होता है। सेकंड है सी आर्क। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं ओशियंस के पास में, उनमें बीच में समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो माउंटेन बीच में से कट जाता है और इस तरह का एक आर्क बन जाता है। देखिए, ठीक है, इस तरह का एक आर्क बन जाता है। If the rock formation along a coastal coast differs in resistance, softer rocks are eroded first. सबसे पहले जब भी इसमें लहरें आके लगती हैं, तो जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं यहाँ के, वो सबसे पहले टूटना शुरू होते हैं और वो सबसे पहले छटते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हार्डर रॉक्स होते हैं स्टैंड्स अबाउट फॉर्मिंग डिस्टिंक्टिव कोस्टल फीचर्स एज आर्चेस, और वो जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो अलग साइड में खड़े रहते हैं, जिससे कि इसका जो डिजाइन है वो एक आर्क की तरह से हो जाता है, यानी आप बोट निकाल सकते हो इसके बीच में से। ऐसा लगता है जैसे एक आर्क एक धनुष के रूप में वो गोलाई में आ जाता है, ठीक है। बीच के जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो कट जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट आता है सी स्टैक। कंटिन्यूड इरोजन ऑफ द हैंडलैंड में कॉज द आर्क टू फॉल। कभी कभार जब ये कंटिन्यूस इसी तरह से लहरें टकराती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो आर्क बना होता है सी आर्क में, वो आर्क कभी कभार टूट जाता है, ठीक है। तो जो माउंटेन एक जगह से आर्क की वजह से जुड़ा हुआ था, वो जब वो टूट जाता है वो आर्क, तो वो माउंटेन्स कैसे हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसी तरह से सी स्टैक का निर्माण होता है। सी स्टैक आप लोग देख सकते हो, सी स्टैक ये एक माउंटेन का टुकड़ा है, फिर ये एक माउंटेन का टुकड़ा है, ये एक माउंटेन का टुकड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि बीच में ये पहले ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब लहरें कंटिन्यूस इधर पड़ी तो ये टूट गया, तो ये पोर्शन अलग रह गया, ठीक है। जैसे इसमें है, इसमें आप देख रहे हो बस इतना ये एरिया बचा हुआ है। तो अगर लहरें इधर पड़ती रहेंगी हमेशा, तो धीरे धीरे ये कमजोर हो जाएगा और ये टूट जाएगा, जिससे ये माउंटेन और ये माउंटेन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाते हैं सी स्टैक। जब ये आपस में टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं सी स्टैक। क्लियर हो गया। फिर आता है सी केव्स। इसी तरह से जो ओशियंस के किनारे जो माउंटेन्स होते हैं, जब वहां पे कंटिन्यूअस मार पड़ती रहती है, तो सी केव्स बनते हैं। लेकिन सी केव्स मोस्टली इसलिए बनते हैं, sea caves are formed due to the gradual erosion of weak and strongly joined rocks by sea waves. Sea caves continuous erosion वर्क के कारण बनते हैं, ठीक है। जो वीक और जो स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं, वीक रॉक्स तो टूट जाते हैं जब उसमें लहरें आती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग रॉक्स में छेद हो जाते हैं। वीक रॉक टूट जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग रॉक्स में छेद हो जाएगा ना। तो इसी तरह कंटिन्यूअस कई हजारों सालों तक जब इसी तरह की एक्टिविटी होती रहती है, तो सी केव्स बन जाती हैं, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर वाइडेंड इनटू लार्ज होल्स दैट आर कॉल्ड द सी केव्स। धीरे धीरे कई टाइम तक ये जो छोटे छोटे होल्स थे शुरू में, ये बड़े होते जाते हैं, ठीक है। और फिर ये बन जाते हैं सी बड़े बड़े केव्स। क्लियर हो गया यहाँ तक।
नेक्स्ट आता है डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क आपने अभी ये पढ़ा मोरेन्स और इनके बारे में। सी वेव्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिपोजिशनल वर्क सच एज बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून्स। सी वेव्स अक्सर समुद्र में जो भी चीजें, चाहे अगर कोई शिप भी कभी डूबती है तो उस शिप को भी वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी किनारे पे ले जाके लहरें उसे बाहर निकाल देंगी। कोई डेड बॉडी अगर उसमें डली होती है ओशन के अंदर तो वो बॉडी भी बाहर मिलती है ना फिर पड़ी हुई, क्योंकि सी वेव्स अक्सर रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजनल वर्क के लिए। उसमें वो कुछ भी नहीं रखती, वो बाहर फेंकती है सब कुछ। तो इसी तरह से बीचेस के पास धीरे धीरे मिट्टी जमा होती जाती है तो वहां पर डिपोजिशनल वर्क बन जाता है। डिपोजिशनल वर्क की वजह से बीचेस बन जाते हैं। सैंड बार्स यानी मिट्टी के टीले बन जाते हैं। लगून्स बनते हैं। लगून्स वो एरिया होता है जो दो पहाड़ों के बीच में एक जगह हो और वहां पानी भर रहा हो। ठीक है, अब आता है पहले बीच। बीच आप लोगों में से किसी ने देखा भी होगा, बीचेस पर लोग अक्सर घूमने जाते हैं। अ बीच इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन द शोर बिटवीन द लो टाइड लेवल एंड द कोस्टल लाइन। बीचेस किससे बनते हैं? बीचेस बनते हैं सैंड के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, बीचेस जो ओशियंस के जो किनारे होते हैं, कोस्टल एरियाज होती हैं, वहां पर सैंड, ग्रेवल यानी कि पत्थर वगैरह और बालू जो है वो जमा होती रहती है। पेबल्स पत्थर होते हैं जो वहां जमे होते हैं, चिकने पत्थर। ठीक है, वो शोर यानी किनारे पर हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से बीचेस बन जाते हैं। ऐसा ही एक फेमस बीच इंडिया में है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बीच है, उसको बोलते हैं मरीना बीच। ओके, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट आते हैं सैंड बार्स। समटाइम्स डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल गेट्स बिल्ड अप ऑन द सी फ्लोर पैरेलल टू द कोस्टल लाइन नॉट फार फ्रॉम इट। कभी कभार जो सैंड और ग्रेवल है वो सी फ्लोर के पैरेलल जमा होती जाती है, यानी सी के किनारे किनारे। ठीक है, कोस्टल लाइन तक नहीं आती। These narrow elongated deposits of sand are called sandbars. ये जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स होते हैं सैंड के, जहाँ पे रेत के टीले बनते जाते हैं, इनको बोलते हैं सैंड बार्स। ओके, नेक्स्ट आता है लगून्स। लगून, इफ अ सैंड बार ग्रोज इन साइज, अगर कभी सैंड बार बड़े साइज में बन जाए और वो फिर उसके बाद कट ऑफ कर दे एक भाग सी का, ठीक है, फ्रॉम द मेन बॉडी, तो उसकी वजह से लगून्स बन जाते हैं। मैंने कहा था एक ऐसा हिस्सा जो कट जाए बीच बीच से, उसको हम बोलते हैं सैंड लगून्स, और फिर वहां पर पानी भी भरा रहता है। ठीक है, इसी तरह की सॉल्ट लेक्स जो बनती हैं, खारे पानी की झीलें, वो अक्सर लगून्स में से ही बनती हैं। सॉल्ट लेक को हम मोस्टली लगून्स बोलते हैं। लगून का डायग्राम आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 32 पर। ये देखिए लगून, लगून नजर आ रहा है आपको? ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इधर से एक एरिया है जहाँ पानी भर गया है, बाकी का ये जो जगह है ये सैंड है और यहाँ बीच में पानी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से लगून्स बन जाते हैं जहाँ पे कि पानी इकट्ठा होता जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ विंड, यानी हवा के क्या काम है। विंड इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट ऑफ इरोजन। आप लोगों को मैंने बताया था जो इरोजन वर्क है वो एक तो वाटर से होता है और दूसरा क्या है, विंड। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच इफेक्टिव, इट इज मच इफेक्टिव एज रिवर्स एंड सी वेव्स। बिल्कुल जैसे रिवर्स और सी वेव्स हैं उसी की तरह से विंड भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। विंड इज कंपैरेटिवली अ माइनर agent because of low density of air as compared to rocks and water, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है हवा और एज कंपेयर टू रॉक्स एंड वाटर। रॉक की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है जबकि जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक माइनर एजेंट में काउंट होता है। विंड वर्क्स एज एन एक्टिव इरोजनल एजेंट इन द डेजर्ट एरियाज। माइनर एजेंट क्यों है ये? क्योंकि ये अक्सर पूरी हमेशा नहीं बहता रहता। विंड
मिट्टी को कभी कभार लेके जाती है, ठीक है। लेकिन जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर विंड अक्सर एक इरोजनल एक्टिव इरोजनल एजेंट है, क्योंकि वहां रेत ही रेत होता है। तो विंड हमेशा उस रेत को, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स का मीन्स है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स का मीन्स है वो जमीनें जो कि विंड के कारण बनती हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स की वजह का निर्माण इरोजन के कारण होता है। देखो अलग अलग तरह के आपने अभी पहले भी पढ़े थे, ये ओशियंस के अंदर पढ़े थे, जिसमें आपने क्लिफ, सी आर्क, सी स्टैक और सी केव के बारे में पढ़ा। इनका निर्माण ओशियंस के अंदर हुआ है, ठीक है। अब जो आप पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो जमीन के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले आता है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक आप लोग देख सकते हो उस डायग्राम को। जो नीचे का हिस्सा है वो कैसा है? पतला, और जो ऊपर का हिस्सा है वो है मोटा, ठीक है। जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम में ऊपर की कैप मोटी होती है और नीचे का जो उसकी स्टेम होती है वो पतली होती है। तो सेम उसी तरह से द रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट एंड नैरो बेस इज कॉल्ड द मशरूम रॉक। मशरूम रॉक्स क्या होते हैं? वो रॉक्स जिनका ब्रॉड अपर पार्ट होता है, यानी ऊपर का भाग ब्रॉड है, चौड़ा है, और जिनका बेस छोटा है, पतला है, उनको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। मशरूम रॉक्स अक्सर बिल्कुल मशरूम की तरह ही शेप में होता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं? इस तरह से, these are formed due to excessive erosional work of wind in the lower section of rock। ये ज्यादातर इसलिए बनते हैं क्योंकि विंड का बहुत ज्यादा इरोजनल वर्क होता है इसके नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है, जो पतला है। यानी सबसे ज्यादा हवा ने इसको प्रभावित किया है, नीचे वाले हिस्से को, ठीक है। कंटिन्यूअस हवा से इसका इरोजन होता रहा होगा, जिसकी वजह से ये हिस्सा पतला हो गया और ऊपर वाला हिस्सा जो अपर पार्ट है वो ब्रॉड है, ठीक है। इसलिए इसने एक शेप ले लिया मशरूम की तरह, क्योंकि ये मशरूम की शेप में है, इसीलिए इसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। सेकंड आता है डेमिसिल्स। डेमोसिल्स आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक लंबा खंबे की तरह से है। These are the rocks pillars having relatively resistant rock at the top and soft rock below। ये रॉक्स जो डेमोसिल्स जो होते हैं, इसमें एक पिलर यानी खंबा बनता है जिसमें ऊपर की तरफ काफी टफ रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, और नीचे जो है जो कि कटे हुए हैं वो होते हैं सॉफ्ट रॉक्स। अब ये मशरूम से कैसे अलग है? ये मशरूम रॉक से इसलिए अलग है क्योंकि ऊपर का जो हार्ड रॉक वाला जो हिस्सा है वो भी उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है जितना कि मशरूम रॉक्स का था, ठीक है। विंड इरोड्स द सॉफ्ट रॉक while the hard rocks remain standing as a pillar। विंड इरोड कर देती है सॉफ्ट रॉक को, और जो हार्ड रॉक है वो ऊपर ही खड़ा रहता है पिलर के ऊपर, ठीक है। हार्ड रॉक को थोड़ा टाइम लगता है इरोड होने में। Such pillar shaped features present in deserts are called demoshils। इस तरह के जो पिलर शेप्ड रॉक्स होते हैं उनको कहते हैं हम डेमोशिल्स, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे हम। सैंड ड्यून्स, लॉसेस, ये दो लैंडफॉर्म्स हैं जो डिपोजिशनल वर्क के द्वारा होते हैं, यानी जब हवा उड़ती है तो उसकी वजह से दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक है सैंड ड्यून्स और दूसरा है लॉसेस। सैंड ड्यून्स आपने अक्सर पढ़ा हुआ है राजस्थान में, जहाँ पर रेत के टीले बनते हैं। अंशुल फिंगर हटाओ वहां से, कैमरे के सामने से। Sand dunes, these are the hills of sand formed by the accumulation of sand and shaped by the movement of the wind। अंशुल अपना कैमरा सही रखिए, नीचे करिए। सैंड ड्यून्स आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर, कितने बड़े बड़े पहाड़ है रेत के। चंबल रिवर की तरफ किसी ने देखा हो तो चंबल की तरफ जो पहाड़ियां हैं, चंबल रिवर के पास का जो
एक बहुत बड़ा इलाका है, वो इसी डिपोजिशनल वर्क के कारण है। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स बनते हैं जब हवा एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी सैंड लेकर जाती है और वो सैंड कंटिन्यूअसली एक जगह पर इकट्ठी होती रहती है, तो उससे बन जाती है सैंड ड्यून्स। These are the hills of sand formed by the accumulation of sand and shaped by the movement of wind. ये वो सैंड्स हैं जो सैंड के इकट्ठे होने के कारण बनती हैं, उसके कारण जब बड़ी हो जाती हैं ये, तो ये हिल्स बन जाती हैं। Dunes are formed when wind deposits sand in the form of low hill. Dunes क्या होते हैं? Dunes वो hills होती हैं जो कि विंड के द्वारा इकट्ठी करके बनाई जाती हैं। Dunes are generally formed in groups. Dunes अक्सर ग्रुप्स में बनती हैं। सारांश उठ के बैठिए आप। ड्यून्स अक्सर ग्रुप में बनती हैं। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये पहाड़ है। तो बेटा इसी तरह के पहाड़ आपको चंबल रिवर्स में नजर आते हैं देखने के लिए। ओके, दूसरी तरीके का जो डायग्राम सैंड डिपोजिशन होता है वो है लॉसेस। लॉसेस आप देख सकते हो, लॉसेस इज डस्ट विच इज डिपॉजिटेड एट वन प्लेस। लॉसेस अक्सर एक जगह पर जमा हो जाती है बड़ी मात्रा में और ये लार्ज एरिया को कवर करती है। The fine dust below beyond the desert limits in deposits on the neighboring land in large areas called losses. ठीक है, लॉयस फाइन डस्ट जो कि एक जगह पर इकट्ठी होती जाती है उसको बोलते हैं लॉयस। लॉयस डिपॉजिट्स जनरली occurs at a very distant place from the source area of their sediment supplies. लॉयस अक्सर अपनी डिपॉजिट्स जहां से वो निकली हैं, जहां से वो उड़कर आई है या बहकर आई है, उस जगह के बजाय वो दूर कहीं बनती है। ठीक है, ये धीरे धीरे वहां पर सेडिमेंट्स के द्वारा जब सप्लाई होते जाते हैं तो ये जमा होती जाती है, तो जिसके कारण इसका निर्माण होता है। लेकिन जो सैंड ड्यून्स है वो अक्सर बहुत पास पास बनती है, क्योंकि पास पास इन एरियाज का मतलब ये मिट्टी जो है वो इकट्ठी होती है और ड्यून्स बनते जाते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अगला पॉइंट सॉइल प्रोफाइल है, वो कल पढ़ाऊंगी। इतना सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब मैं क्वेश्चन एक चीज आपको बता दूं, ये लेसन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग सभी अपना काम कर कर, आपका ग्रुप खुलता है 5 o'clock तक, उसमें मुझे सेंड करेंगे और कल मैं सबकी कॉपी क्लास में देखूंगी, तो उसे लेके बैठिएगा और मुझे अपना वर्क शो करिएगा। ध्यान रखिए, एक दिन का काम अगले दिन की क्लास में आपको शो करना होगा। अगर ओके? मैम अगर मैम कोई कर नहीं पाएगा ग्रुप पर सेंड, तो मैम वो क्या कर? तो बेटा आप क्लास में शो करोगे मुझे। यस मैम। समझ में आ गया? और ग्रुप पे सेंड क्यों नहीं कर पाएंगे आप? अरे मैम कहीं पापा चले जाते हैं तो फिर, क्योंकि पापा ही का तो नंबर है मैम ग्रुप पर। ठीक है, तो जब भी आए जब कर देना। ठीक है, यस नहीं मैम। तो शो करिएगा क्लास में। और ध्यान रखिए आप लोग इस चीज का कि आपको ज्यादा होमवर्क नहीं मिलता, 2 सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता है डेली, तो वो डेली का काम डेली होना चाहिए आपका। ओके, और अगली क्लास में आप लोग शो करोगे इस काम को और पीडीएफ बनाकर सेंड करेंगे सभी, क्योंकि आपके वर्क का हम टिक लगाते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे पास। हमें पता चलना चाहिए कितना काम किया है आप लोगों ने और कितना नहीं। और हर पेज के ऊपर पेंसिल से अपना नाम नोट करिएगा, क्योंकि बच्चे क्रॉप करके दूसरों का नाम लिख के अपने नाम से भेज देते हैं। तो हर पेज के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, उसके बाद फोटो क्लिक करके भेजिएगा। आप लोग पेंसिल से नाम करेंगे, लिखेंगे टॉप में। ओके, समझ में आ गया? Only 3 students are there in the class. एक्सरसाइज वगैरह मैंने भरवा दी थी, सबने भर ली है? हाँ वैष्णवी बोलो बेटा। मैम ग्रुप पर हमें एक्सरसाइज भी सेंड करनी है बुक की। यस मैम यस। मैम ये इस वाली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड। बेटा मैंने भरा हुआ है, आपने देखा नहीं है अभी तक? पीडीएफ नहीं देखी?
आपको भेजा है मैंने, उसमें आएगा रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, यस। और मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है। आप लोग उसमें से अपना वर्क कंप्लीट करो, मैंने एक्सरसाइज भी भेजी है, और जो डायग्राम्स भेजे हैं वो डायग्राम्स भी आपको प्रॉपर करने हैं, कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। स्क्रैप के अंदर का काम मैं दूंगी आपको आज। स्क्रैप में आपको फोटो स्टेट कर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये फोटोज पेस्ट करने हैं, ओके। सैंड और वाटर दोनों के इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपको पेस्ट करने हैं। इनकी फोटोज आप लोग फोटो स्टेट करवाइएगा, और उसके बाद स्क्रैप के अंदर विद नेम। क्लियर हो गया? ओके